नमस्कार, मैं नरेश कौशल, राष्ट्रीय खबर टीवी मीडिया ग्रुप की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ। आज एक स्पेशल अतिथि हमारे साथ, या यूँ कहिए कि हम उनके घर में अतिथि के रूप में आए। मेरी मुराद है ज्ञानचंद गुप्ता, जो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आज सुबह उनकी दिनचर्या देखी, कैसे वो सुबह उठते हैं, कैसे वो सैर करते हैं, वो बातचीत हमने आपको बताई। अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम प्रश्न दर प्रश्न बात करें, ज्ञान जी आपका स्वागत है हमारे बहुत ग्रुप में। बहुत धन्यवाद। आपका बहुत स्वागत है। आप पधारे हैं, हार्दिक अभिनंदन है आपका। थैंक यू। ज्ञान जी, आपको जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि लंबी आपका संघर्ष देखा हम लोगों ने, कहाँ से डेराबस्सी से चले, यहाँ आकर संघर्ष किया, फिर अपना बिजनेस चलाया, फिर आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के पड़ाव चलते हुए फिर हरियाणा चले गए। ये इसको क्या कहेंगे आप कि एक जमीन से उठा हुआ आदमी आज वो एक स्पीकर का पद जो होता है, आप कह सकते हो तो विधानसभा में प्रथम पुरुष होता है। इस यात्रा को हम कैसे लेंगे कि क्या ये किस्मत की बात है, या कि संघर्ष का परिणाम है, या कि गाय किसी की पूंछ पकड़कर आगे बढ़ने की बात है। आपका नाम ज्ञान जी है, तो आप हमें ये ज्ञान देंगे हमारे दर्शकों के लिए। देखिए नरेश जी, मैं समझता हूँ कि जितना मेरी जिंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में आप जानते हैं, जी शायद कोई और पत्रकार जी नहीं जानता होगा, क्योंकि लगभग 30-35 वर्ष हो गए चंडीगढ़ में आपके साथ काम करते हुए। चाहे वो पार्टी के लिए संघर्ष की बात थी, जी जिस समय मैं पार्टी का अध्यक्ष के नाते मुझे जिम्मेवारी दी गई, जी उससे पहले विभिन्न पदों पर रहा। लेकिन जब अध्यक्ष की जिम्मेवारी ली थी, एक बहुत बड़ा चैलेंज। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नाम से कोई बहुत ज्यादा लोग परिचित नहीं थे। चंडीगढ़ जैसे शहर में, जहां लगभग पिछले 30-35 साल से, 30 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रतिनिधि चुन करके नहीं आया, उस समय ये जिम्मेवारी मुझे मिली। लेकिन सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, आप जैसे पत्रकार मित्रों के सहयोग से, जनता के सहयोग से ने कोशिश की, संघर्ष किया, मेहनत की, और 1996 में बहुत देर के पश्चात हमारे मेंबर पार्लियामेंट बने। और इस बात का मुझे बड़ी खुशी है कि ये जो 1996 का समय ऐसा था जब आज जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र भाई मोदी, उनके मार्गदर्शन में हमने चुनाव लड़ा था। और मैं समझता हूँ कि सफलता का मुख्य कारण भी वही था कि जो उनकी मार्गदर्शन का था, या उनकी जो गाइडलाइंस थी, या जो उनकी कार्यशैली थी, उसके कारण चाहे वो संगठन स्तर पर और फिर लोकसभा में, और उसके पश्चात जब नगर निगम के चुनाव हुए तो 3/4 बहुमत से नगर निगम जो पहली बार चंडीगढ़ में बनी थी, तो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आई, यहाँ मेयर हमारा बना। तो मैं समझता हूँ कि वो जो काल था नरेंद्र मोदी जी का, लगभग 95 से लेकर 2000 तक, वो 5 वर्ष का कार्यकाल मेरे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला और सीखने वाला। जी उनकी जो सोच, उनकी जो काम करने का तरीका, जो किलिंग इंस्टेंट कि काम करना है तो करना है, फिर उसके लिए जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े, जैसे मर्जी मेहनत करनी पड़े, उस काम को पूरा करने के लिए वो जो उनके अंदर एक क्वालिटी है, जो उनकी विजन है, मैं समझता हूँ कि आज जो मैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जो उनका मार्गदर्शन मुझे 5 साल तक, बिकॉज
क्योंकि मैं उस समय चंडीगढ़ प्रदेश का अध्यक्ष था, वो चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के प्रभारी थे। तो अध्यक्ष के नाते प्रभारी के पास हर रोज तकरीबन मिलना होता था। और वैसे भी जो उनका निवास था मेरे घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर। उसी को लेकर मेरा निवास 17 में है, उनका 7 में है। उनके साथ। और लेकिन जो हाँ, राउंड अबाउट के दूसरी साइड। हाँ, मेरा मकान राउंड अबाउट के इस तरफ है, उनका वो जो था वो दूसरी तरफ। तो इसलिए तकरीबन हर रोज या जब भी वो वहां होते थे उनसे मिलना होता था। और उनके मार्गदर्शन के अंदर हमने जो काम किया, मैं समझता हूँ कि जिंदगी के अंदर वही बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक प्रेरणा का कार्यक्रम। आपने मोदी साहब की बात की है तो हम जानना चाहेंगे कि वो जिस पद पे शिक्षक बने हैं, आपकी कभी बाद में कोई मुलाकात, लेटेस्ट मुलाकात या कोई ऐसे क्षण जो उन्होंने आपको गए तो आपको पहचाना आपके? मैं कहता हूँ कि वो ये तो उनका बड़प्पन है कि दूर से वो आज भी बाय नेम पुकारते हैं मुझे, ज्ञान जी, जैसे आप भी ज्ञान जी बोलते हो, और ज्ञान जी कैसे हैं, क्या हाल। अभी मैं पीछे मिलने के लिए गया था तो उन्होंने उनसे बैठक हुआ, लगभग 12-13 मिनट उनसे बैठ करके बातचीत हुई। कितनी देर हो गई? ये लगभग 7-8 महीने हो गए। और उन्होंने बैठते ही पूछा कि पंचकूला के बारे में, कि क्या पंचकूला के लोग याद करते हैं, ओके। किस मोदी को, स्कूटर वाले मोदी को याद करते हैं। जी। मैंने उनसे कहा कि पंचकूला के लोग स्कूटर वाले मोदी को भी याद करते हैं और आज के मोदी को भी याद करते हैं। आज जो नरेंद्र मोदी हैं वो एक असाधारण पुरुष है, जो मैं समझता हूं कि जिनकी छवि, जिनका रुतबा पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर आज। तो इस प्रकार से उनसे बैठ करके चंडीगढ़ के बारे में, पंचकूला के बारे में जब मिले हैं तो चर्चा हुई। चंडीगढ़ की आपने बात की, हम दोबारा से चंडीगढ़ की बात करते चलते हैं। जैसे आप चंडीगढ़ के अध्यक्ष रहे हैं, चंडीगढ़ में सबसे बड़ा पद होता है मेयर का पद हो गया, अगर हम देखें राजनीतिक तौर पे। उसके बाद जो उतार चढ़ाव हुए राजनीतिक, आपकी पार्टी के आंतरिक, मैं कहूँगा आपके कई मित्र थे जिनको प्रतिद्वंद्वी कह सकता हूँ मैं, उन्होंने आपको यहाँ से वर्चुअली खदेड़ा, अगर आप बुरा ना मनाए नहीं तो ऐसा क्या वो नहीं, मैं इसको, आप मेरी सुन लीजिए, मैं इसको नहीं मानता। मैं इसको दूसरी तरह से लेता हूँ, बाद में आपको हाँ। बात हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये तो पंचकूला के रहने वाले हैं, इनका चंडीगढ़ में क्या काम है, लेकिन यहाँ आप एक उच्च स्तर पद पर रह चुके थे, लेकिन क्या उनका यहाँ से प्रेरणा आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं हो गया? अगर आप यहीं रहते तो आप स्पीकर बन सकते थे। तो क्या उन ये क्रेडिट आपके प्रतिद्वंदियों को नहीं जाता कि आपको उन्होंने स्पीकर के पद तक पहुंचा दिया है? देखिए नरेश जी, जहां तक आपने ये कहा कि खदेड़ा, मैं इससे सहमत जी। मैंने चंडीगढ़ से हरियाणा में शिफ्ट किया जी। संगठन की योजना से किया, संगठन के आदेश के अनुसार किया। संगठन से आपका मतलब आरएसएस? आरएसएस नहीं, आरएसएस प्लस भाजपा जी सबसे चर्चा करके जी और तय करके तब मैंने शिफ्ट किया, किसी के कहने से या किसी के दूसरे कारण से नहीं शिफ्ट किया। देखिए संगठन में मत भिन्नता तो रहती है, मेरा कोई विचार हो सकता है, मेरी एक सोच हो सकती है, आपकी कोई और सोच हो सकती है, लेकिन हमने जो भी कार्य किया वो संगठन को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है जोड़ने की, हमने संगठन को जहां मिला था 1991 में जोड़ के उसको चंडीगढ़ में इस आयाम तक पहुंचाया कि वहां से हमारा मेंबर पार्लियामेंट भी बना, हमारा वहां पे नगर निगम भी आया। तो कोई दूसरा किसी की व्यक्ति की होती है तोड़ने की, तो हमने हमेशा जो मैंने राजनीति की है वो जोड़ने की राजनीति। मैं आपको बीच में बोल रहा हूँ, आप तो जो तोड़ने वाले थे,
आप उनका थोड़ा आभार तो व्यक्त करेंगे ना कि भाई आपको नहीं, उन्होंने देखिए यहाँ तक पहुंचा दिया। मैं तो सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे संगठन का, हमारे जो नेतृत्व का, हमारी जो अपनी संघ के कार्यकर्ता है या भाजपा के कार्यकर्ता है, चाहे वो चंडीगढ़ के, चाहे वो हरियाणा प्रदेश के, जी ये सभी से मुझे प्यार मिला है, प्रेम मिला है, चाहे मैं चंडीगढ़ रहा हूँ, चाहे आज हरियाणा में हूँ, जी। सबका प्यार जो वो है वो हमेशा मेरे को मिला है। ज्ञान जी, हम आते हैं आपके अध्यक्ष पद पे। अध्यक्ष पद को ऐसा कहा जाता है, कई लोग कहते हैं कांटों की चीज है, कुछ लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं बड़ा कठिन है। मैं कहूंगा एक न्यायाधीश जैसा काम होता है, जिसमें बहुत संयम की जरूरत है और बड़ी निष्पक्षता दिखाने की जरूरत है। लेकिन साथ ही तलवार की धार पर चलने की बात यह है कि पार्टी का पक्ष भी लेना है और साथ में ये भी अपना चित्र दिखाना है कि मैं बड़ा निष्पक्ष हूँ। आपके बारे में एक धारणा है कि आप बड़े कामयाबी से अपने अध्यक्ष पद को चला रहे हैं। ऐसा लगता है कि बड़ी परिपक्वता, जैसे पहले जब रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा स्पीकर का। हाँ, एक स्पीक मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के टाइम में एक स्पीकर ऐसे देखे हम जब विधानसभा कवर करते थे कि जो कोई फैसला लेते थे वो राइट साइड में नीचे को देखते थे कि मैं ठीक कर रहा हूँ, मेरी मुराद है चीफ मिनिस्टर की तरफ देखते थे और वो चीफ मिनिस्टर की तरफ से हाँ या ना होती थी, ये विपक्ष आरोप भी लगाते। ऐसा आप में नहीं है, तो ऐसे क्या आपके पास गुण है, क्या बात है कि हालांकि मैं आऊंगा एक बात दो बातों पे जो राजनीतिक तौर पे आपके शेयर भी हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये तलवार की धार पर आप किस तरह से चलते देखिए, जिस दिन मुझे ये जिम्मेवारी जी मेरे संगठन के लोगों ने दी थी, हम्म, पार्टी के लोगों ने दी थी, पार्टी की तरफ से मुझे इस जो विधानसभा अध्यक्ष के नाते एक कैंडिडेट बनाया गया जी जी और बाद में सर्वसम्मति से चुनाव हुआ। हम्म, तो मैंने शुरू दिन से ही, जिस दिन से मैंने ये जिम्मेवारी संभाली है, कोशिश की है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जी दोनों की विधानसभा के अंदर एक अहम भूमिका है। हम्म, जहां सत्ता पक्ष का एक रोल है, वहां विपक्ष भी, हम्म, मजबूत विपक्ष जो है उसका होना भी बहुत जरूरी है लोकतंत्र के। जी तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को उनके संख्या बल के आधार पर, उनकी जो वहां पर स्ट्रेंथ है उसके आधार पर हमेशा जस्टिफाई करने का कोशिश की है। चाहे वो प्रश्नकाल है, मैंने एक नई परंपरा शुरू की। पहले आरोप लगता था, अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगता था कि ये अपने जो पार्टी के लोगों के प्रश्न ज्यादा लगाते हैं। जी तो हमारे जो विपक्ष के लोग वो ये आरोप अक्सर लगाते हैं। जी तो मैंने इसको बदला। मैंने कहा जो प्रश्न आएंगे जी वो ड्रॉ ऑफ लॉट से आएंगे, ओके ऑनलाइन प्रश्न आएंगे, उनको हम ऑनलाइन लेकर के सभी प्रश्नों को उसका वो ड्रॉ निकालेंगे। जिस भी विधायक का प्रश्न आएगा उसी क्रम के अनुसार वो विधानसभा के अंदर लगेगा और ये ड्रॉ ऑफ लॉट्स विपक्ष के और सत्ता पक्ष के विधायकों के सन्मुख निकाला जाए। मैं समझता हूँ कि एक तो वो जो और आरोप था जी उसको मैंने शुरू से ही उसको खत्म किया, अक्सर लगता है। जी दूसरा, जहां तक अंदर जो बोलने की बात, जी वो संख्या बल के आधार पर हम्म, जो विपक्ष के नेता हैं उनसे चर्चा करके, तो देखिए इतना समय है, इस समय में विपक्ष का इतना समय बैठता है और सत्ता पक्ष का इतना समय बैठता है। विपक्ष के नेता से कि किन किन लोगों को आप बुलवाना चाहते हैं, उनसे इनकी सूची लेकर के कि कौन फर्स्ट बोलेगा, सेकंड बोलेगा, चाहे वो कोई भी राज्यपाल का अभिभाषण है जी या बजट है, जी ऐसे विषयों के ऊपर जब चर्चा होती है तो उनसे मैं पूछ करके, तो उससे फिर कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं होती। और जो मैं समझता हूं कि मैंने कोशिश की है कि हर जो नए चुन करके आए विधायक, जो पहली बार चुन करके आए हैं, बड़ी संख्या 42 है,
मेरा ये प्रयास रहा है कि उनको समय पहले मिले कि वो अपने मन की बात कह सकें। और उसी प्रकार से सत्ता पक्ष के अंदर भी, विपक्ष के अंदर भी जो भी विधायक चुन करके आए हैं, नए आए हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर बोलने का समय दे करके, लेकिन जो उनका ड्यू है, चाहे वो सत्ता पक्ष का है, चाहे विपक्ष का है, या जो हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट भी हैं जो चुन करके आए या जी उनको भी उसी के मुताबिक, समय के मुताबिक बांट करके कोशिश की है। और उसी का मैं समझता हूँ कि मुझे इस बात का फक्र भी है। आपने भी कहा कि आज जो विपक्ष के विधायक भी हैं, वो कई बार मेरे मुंह पर भी बोलते हैं। कई लोगों से मुझे जानकारी मिलती है कि जी वो आए थे कि वो आप ये कह रहे थे कि भी जो अध्यक्ष है वो निष्पक्ष रूप से काम लेकिन सर माफ करना, यह बात बिल्कुल ठीक है, मैं तो खुद कह रहा हूँ और सुना भी ऐसा है कि आप बहुत निष्पक्ष करके काम करते हैं। लेकिन वो प्रदीप चौधरी के मामले में क्या हो गया? आपने उनको निकालने के लिए जब केस उनका जो हिमाचल में चल रहा था, जो उनको जो सजा सुनाई गई है, आपने उसको निकालने में अपनी 1 मिनट के अंदर कलम तोड़ दी, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं। और जब कोर्ट की तरफ से आदेश आता है कि इनको बहाल किया जाए, तो या केस पेंडिंग हो जाता है, आगे चलता है केस, उस वक्त वो आते हैं तो आप समय लेते हैं, इतना लंबा समय लेते हैं, फिर आपकी निष्पक्षता पे थोड़ा संदेह तो होता है क्या? देखिए नरेश जी, संविधान के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके आधार पर जो ही कोई भी विधायक जी उसको 2 साल की सजा हो जाती है या 2 साल से ज्यादा सजा हो जाती है, वो उसी टाइम डिस्क्वालीफाई हो जाता है। मैं उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करता, वो तो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और मैंने जब मेरे पास उस आदेश की जो नालागढ़ की जिला अदालत ने दिया था, उस आदेश की सर्टिफाइड कॉपी आती है, ओके उसके बाद मैं उसके ऊपर जो एक्शन लेना ये मेरी जिम्मेवारी है। एक्शन भी क्या है कि उसको हम नोटिफाई करते हैं और नोटिफाई करके इलेक्शन कमीशन को सूचना देनी होती है। वो हमने अपनी ड्यूटी पूरी की। जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि जब उनकी बहाली की बात आती है या इंटरम कोई ऑर्डर आता है, हाई कोर्ट का आता है, या उनकी जो उनको वहां से वो मिल जाती है, बेल मिल जाती है, तो उस समय जब तक हमारे पास वहां से कॉपी नहीं आएगी, सर्टिफाइड कॉपी नहीं आएगी, तो उसका हमें इंतजार करना। वो लेके नहीं आए थे न, जब सर्टिफाइड कॉपी आई, क्योंकि उसके अंदर कुछ विषय ऐसे थे कि ये जो आदेश है कौन सी तारीख से लागू होना है, उसके ऊपर कुछ टेक्निकल वो था। तो मैंने तुरंत उसी दिन, जिस दिन मेरे पास आई, मैंने जो हमारे एजी हैं उनकी राय के लिए पास उनको भेजा, और जो ही जिस दिन उनकी राय मेरे पास आई, मैंने उसी दिन उनको बहाल कर दिया। और वो कहते हैं कि जहर का घूंट पीना पड़ा। नहीं, जहर का क्यों घूंट पीना पड़ा? ये तो उनके हक है, जो मैंने किया वो उनके हक को मैं रोक नहीं सकता। मैंने जहर का घूंट नहीं है, मैं आपको बताऊं उसके अंदर फिर मतलब जो हाई कोर्ट का आदेश था, जो वहां से फिर जो एजी की तरफ से एडवाइस आई कि जिस दिन वहां से बहाली हुई है उसी दिन से यहाँ उसकी बहाली होगी। जो बीच का पीरियड है वो अभी भी जो है उनका सस्पेंडेड पीरियड है। यदि आपकी, जैसे हम बात कर रहे हैं विधानसभा में, आपकी कार्य कुशलता पे कोई संदेह नहीं है, बहुत से लोग, तो ज्यादा बताएं कि आप बड़े निष्पक्ष से जो है सभापति का पद है संभाले। एक कार्य प्रणाली में हमने जो देखा है, विधानसभा हमने कई दशक तक कवर करते रहे हैं, देखा है कि वहाँ पे जो आईएएस ऑफिसर गैलरी में बैठे होते हैं, एसएस ऑफिसर बैठे हैं, भीड़ की भीड़ लगी होती है। कुछ हमारा ऐसा इंप्रेशन है कि उनकी इतनी जरूरत होती हो, और क्या इसकी प्रोडक्टिविटी या जो कार्य प्रणाली जो है, सिस्टम जो है प्रशासन का, उससे कुछ उसमें रुकावट नहीं आती कि वहीं सभी आके बैठ जाते हैं? क्या उन सबकी इतनी गैलरीज में बैठने की इतनी आवश्यकता समझते हो, या कि आप समझते हो कि इसमें कुछ चेंजेस लाई जाएंगे? देखिए
मैं समझता हूँ कि उनका बैठना वहां पर बहुत आवश्यक है, जी क्योंकि जो विधायक, जनप्रतिनिधि कोई जनता की समस्या वहां पर उठा रहा है, जिस भी डिपार्टमेंट की, उस डिपार्टमेंट का प्रतिनिधि जो ऑफिसर है, हम्म, अगर वो वहां बैठा सामने सुन रहा है, हम्म, तो उसके ध्यान में आएगा कि कहाँ डिपार्टमेंट के अंदर कोई कमी है। हम्म, क्योंकि सामने जब देखता है बंदा, जब जी बोलते सुनता है, जी तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है हम्म, कंपेरेटिवली। तो इसलिए उनका बैठना, मैं तो और कहता हूं कि उनको वहां से बीच में कुछ लोग उठ करके चले जाते हैं, जी उनको वहां पर बैठना चाहिए, ताकि जो विधायक की जो एक मांग है या विधायक की जो डिफिकल्टी है, विधायक की जो समस्या है, वो सुन सकें। और वो सुन करके, जहां मंत्री सुन रहे हैं या जिन्होंने समाधान करना है, तो अगर वहां पर अधिकारी भी बैठा सुन रहा है, तो उसका समस्या का समाधान जल्दी हो जाएगा और समस्या के बारे में सही जानकारी मिल जाएगी। ये तो ठीक है कि आपने कहा कि वो अधिकारी सुनेंगे तो एमएलए की समस्या का समाधान हो सकता है, वो नोट करेंगे, नोटिंग लेंगे। लेकिन एमएलए को ये शिकायत करते हैं कि अधिकारी मिलते ही नहीं है, फोन ही नहीं उठाते, आपके पास केवल शिकायतें की नहीं, हैं जहां और तक आपने इनिशिएटिव भी लिया है, सीएम नहीं से नहीं भी बात करी आप, नहीं, जहां तक उसमें देखिए, क्या सुधार? ये दो दो ऐसा होना चाहिए कि एमएलए आफ्टर ऑल अपने इलाके का एक नुमाइंदा, चुना हुआ नुमाइंदा है, कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक हो, एसपी, ये देखिए, तो उसके बिल्कुल लिए कोई हिदायतें? नहीं, बिल्कुल हिदायतें भी हैं। ये दो अलग अलग हैं। एक जी तो बात आपने की विधानसभा के अंदर बैठने की, जी अधिकारियों के मौजूद रहने की। दूसरी बात जो है कि अधिकारी विधायकों की बात ध्यान से नहीं सुनते, या उनका टेलीफोन अटेंड नहीं करते, जी या प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। जी ये बात बिल्कुल सही है। मेरे पास आज से लगभग 8-9 महीने पहले बहुत सारे विधायकों ने आकर के ये बात कही हम्म, कि ऐसे ऐसे हम टेलीफोन करते हैं तो आगे से अधिकारी जवाब नहीं देते, जी और कई बार तो हम पब्लिक के बीच में बैठे होते हैं। ओके पब्लिक ये सोचती है कि अगर विधायक का टेलीफोन अधिकारी नहीं उठाते तो हमारा क्या उठाए। इससे जो है विधायक के मन के अंदर कहीं ना कहीं पीड़ा भी होती क्या है। उसका क्या रेमेडी क्या? उन्होंने ये पीड़ा मुझे बताई। जी उस पीड़ा को लेकर के मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहा जी कि केंद्र सरकार की हिदायतें हैं, और उन हिदायतों के मुताबिक कोई भी अधिकारी, हम्म, पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रोटोकॉल के मुताबिक जी जो विधायक है हम्म, वो चीफ सेक्रेटरी से ऊपर ऊपर है। है obviously, इसलिए प्रोटोकॉल के अंदर उसका जो स्थान है, वो जो सभी अधिकारी हैं नीचे काम करने वाले, उससे ऊपर। राइट तो उस प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। तो इस बात को लेकर के मैंने एक पत्र जो केंद्र सरकार का था, वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दिखाया। उस टाइम हुल्लर जी थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनको दिखाया, तो उन्होंने माना कि हाँ ये बात ठीक है। वहां से डायरेक्शन इश्यू हुई सभी डिप्टी कमिश्नर्स को, जी और सभी जो पुलिस अधिकारी हैं या अन्य अधिकारी के विधायकों के टेलीफोन अटेंड किए जाए। विधायकों का कोई भी अगर टेलीफोन आपके पास आता है, बाई चांस आप किसी मीटिंग में हैं, तो मीटिंग खत्म होने के बाद उनको बैक कॉल करनी है। अब एमएलए की शिकायतें कम हुई, क्या वो सेटिस्फाइड हैं अब? हाँ, बहुत कम हुई, बहुत कम हुई है। अब तो इक्का दुक्का कोई वैसे किसी एक व्यक्ति के या एक अधिकारी के खिलाफ आ सकती है, लेकिन आम जो तौर पर जो इंस्ट्रक्शन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दी थी, उनका पालन भी हो रहा है। एक दो चार शिकायतें मेरे पास आई, और मैंने उनका समाधान किया उन अधिकारियों को विधानसभा के अंदर, क्योंकि ये मामला प्रोटोकॉल का है और ये मामला प्रिविलेज का है। ये जो प्रिविलेज है एक विधायक का, एक एमएलए का, जो 2 लाख 2.5 लाख लोगों का नुमाइंदा है, ये उसका प्रिविलेज है कि वो जनता के काम करवाने के लिए अधिकारियों से संपर्क करे। अगर उसके प्रिविलेज के ऊपर कोई ठेस आती है और मेरे पास कंप्लेंट आती है, मैं कोशिश करता हूं कि अपने स्तर के ऊपर उसको निपटा दिया जाए। नहीं तो वो जो हमारी प्रिविलेज कमेटी है, हम उसको रेफर करते हैं। आपने गुप्ता जी प्रिविलेज की बात की है, आपने प्रोटोकॉल की बात की है कि एमएलए का क्या स्थान होता है मुकाबले चीफ सेक्रेटरी के,
लेकिन आपके तो चीफ मिनिस्टर को घेर लेते हैं, कल ही आके वहाँ पे वो प्रेस कहाँ जाता है फिर आपका प्रोटोकॉल और आपका इशारा, और आप एफआईआर करवाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये क्या कोई फ्रेंडली मैच है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये एक समस्या है, मैं आपको बताता हूँ। पंजाब और हरियाणा की विधानसभा एक इकट्ठी है। ऐसा शायद देश के अंदर ये पहली विधानसभा है कि कॉमन बाउंड्रीज है, कॉमन उनके पैसेज है। इस कारण से ये समस्या पैदा होती है कि जब उसी दिन पंजाब का सेशन चल रहा हो, उसी दिन हरियाणा का सेशन चल रहा हो, तो तब ये समस्या का तो पैदा। आप जस्टिफाई कर रहे हैं अभी, कोई बात नहीं, अगर नहीं नहीं, जस्टिफाई नहीं, घेर जस्टिफाई नहीं कर, ना ना, जस्टिफाई नहीं कर रहा जी। लेकिन एक पंजाब के कुछ विधायकों के द्वारा जी। मुख्यमंत्री जी की जो ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग थी, जिस प्रकार से उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, जिस प्रकार से एक हमला करने का प्रयास किया, वहां जाकर के उनके नजदीक, बहुत नजदीक तक पहुंच गए, उसका हमने कड़ा संज्ञान लिया। क्या हो रहा है उसका? संज्ञान देखिए, एफआईआर पड़ी है बंद? नहीं, एफआईआर बंद नहीं पड़ी है, उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। उसके ऊपर हमने सारी, अभी पिछले 3 दिन पहले एसएचओ आया था, वो वहां की सारी फुटेज जो हमारे सीसीटीवी कैमराज है वो लेकर के गया। खाना पूरी हो रही? नहीं, खाना पूरी नहीं हो रही। देखिए, जो कमेटी हमने इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, कमेटी की रिपोर्ट आई है, उन्होंने उसके अंदर 8 ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं जिनको दोषी पाया है। जी। उन दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई करने जा रहे हैं। मतलब कर्मचारियों पे गाज गिरेगी? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो आपने बहुत नई बात बता दी। नहीं, कर्मचारियों के ऊपर नहीं है जी। उसके अंदर एक आईपीएस को भी नोटिस हुआ है। वो तो ठीक है, नहीं, उसके अकालियों पे क्या होगा? नहीं, अकालियों का केस चल रहा है। देखिए, एफआईआर के बाद जी, जो कार्य है वो विधानसभा का नहीं है, पुराने साथी हैं आप? नहीं नहीं, विधानसभा का काम नहीं है। उसके बाद तो काम जो अकाली है आपके पुलिस, बीजेपी के पुराने साथी हैं अगर ना? पुराने साथी वाली बात होती है, एफआईआर नहीं होती। हाँ, वो एफआईआर हुई है तो वो हमने ही करवाई है। आज अगर उसके बाद की कार्रवाई, वो पुलिस की कार्रवाई है, वो कर रही है। और फिर वो चंडीगढ़ पुलिस, एक और बड़ी बात है कि जो ये एफआईआर होती है, क्योंकि ये सारा जुरिस्डिक्शन जो है ये चंडीगढ़ पुलिस की है, एफआईआर हरियाणा पुलिस ने नहीं की है, चंडीगढ़ पुलिस है। वो चंडीगढ़ पुलिस एक इंडिपेंडेंट है, वो अपने तौर पर कार्रवाई करती है। डीसी आपका ही होता है? नहीं, डीसी तो उसके, डीसी के ऊपर, डीसी के ऊपर भी जो आज एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो पंजाब के गवर्नर हैं। तो आप क्यों नहीं हटवाते? किसको? क्यों? अब तो चीफ कमिश्नर आपके टाइम में नहीं, देखिए, बात ये है, ये बात तो अब वो आप ये नहीं, आपको वो मंजूर है एडमिनिस्ट्रेटर? नहीं, देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर एक ये व्यवस्था है, सेंटर की व्यवस्था है, उसके ऊपर उसको कोई बदलने का आपको इनिशिएटिव नहीं ले रही? देखिए, ऐसा इनिशिएटिव अभी किसी हमारे ना जरूरत है। ये जरूरत होगी तो चंडीगढ़ वालों को होगी। हमारे पास जो हमारा इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री है, हमारा इंडिपेंडेंट कार्यालय है, सेक्रेटेरिएट है, उन्हें कुछ। तो मैं दोबारा से विधानसभा की पे आता हूँ। विधानसभा के बारे में आपने कहा कि दोनों की ये शायद देश में पहली जगह है जहाँ पे पंजाब और हरियाणा की विधानसभा एक है। लेकिन आपने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो आपका कुछ हक बनता है, कुछ कमरे हैं जो जैसे पंजाब वालों ने दबा, आप कहते हो कि तथाकथित रूप में वो दबाए हुए कमरे हैं, तो उसके लिए आपने कुछ इनिशिएटिव शुरू किया था। वो कहते हैं, बड़ा भाई कहता है कि नहीं, मैं तेरे को छोड़ दूंगा ही नहीं। तो इसका कोई बीच में से कोई बीच का रास्ता है? कुछ मिलेगा आपको? 2-4 कमरे कुछ देने जा रहे हैं? देखिए, हमने अपने हक की लड़ाई शुरू की है फॉर्मेलिटी के तौर पर। फॉर्मेलिटी के तौर नहीं है। 50 साल जी, सरकारें कई रही, बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारे मुख्यमंत्री आए, अध्यक्ष आए, किसी ने भी ये जो अपना हक मांगने की हिम्मत नहीं की। मेरे को जानकारी मिली तो मैंने यहाँ के पंजाब के आदरणीय अध्यक्ष से, स्पीकर से मुलाकात की। आदरणीय जो हमारे पंजाब के गवर्नर हैं उनसे मुलाकात की। हमने विधानसभा के अंदर यूनैनिमस रेजोल्यूशन पास किया कि ये स्थान जो हमें मिलना चाहिए। और गवर्नर साहब को जो मेमोरेंडम दिया था उसमें विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, हमारे मुख्यमंत्री जी थे, किरण चौधरी जी, जो विपक्ष के सारे साथी थे। तो उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है अभी। हाँ, मैं आपको बताता हूँ अभी तो लेटेस्ट में बता आप हमारे जो राष्ट्रीय खबर मीडिया ग्रुप है, इसके लिए कोई नई खबर देना चाहेंगे क्या? देखिए, अभी हाँ, देखिए, विधानसभा की जगह लेने के लिए
जो हमने मेमोरेंडम या जो रेजोल्यूशन विधानसभा के अंदर किया था वो गवर्नर साहब को दिया। जी गवर्नर साहब की तरफ से एक चीफ इंजीनियर यूनियन टेरिटरी को पत्र गया जी कि इसके डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं और उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। उनकी टीम, चीफ इंजीनियर की टीम, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स थे जी 1966 के, जी और जिस मीटिंग के अंदर ये डिसीजन हुआ था कि ये कमरे पंजाब के हैं या ये स्पेस पंजाब का है, ये हरियाणा का है, उसकी सारी प्रोसीडिंग हमारे पास प्रिजर्व है। तो हमने उनको वो जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो पेपर हैं, वो सारे सौंप दिए हैं। उसका हल कहीं ऐसा तो ना, उसका हश्र कहीं एसवाईएल वगैरह तो नहीं होगा? ये देखिए, एसवाईएल भी एक विषय है, जी लेकिन प्रयास जो है वो हमने किया है, उसके ऊपर मुझे तो पूरी उम्मीद है कि सफलता मिलेगी। ठीक है जी। अक्सर ये भी धारणा है लोगों में या पॉलिटिशियन में कि आपकी पार्टी और सरकार की तालमेल की कमी है। जैसे टीसी गुप्ता को भी, जो अभी आईएएस से रिटायर हुए हैं, उनको आपने बना दिया, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है उनके खिलाफ, और कई लोगों में इस बात को लेकर भी रोष है। तो ये तालमेल जो पार्टी का और संगठन का और जो सरकार है, इसकी तालमेल में कुछ सुधार लाने की कोई आपका प्रयास, सरकार का प्रयास क्या है? देखिए, ना मैं सरकार का हिस्सा हूँ और ना मैं आज पार्टी का हिस्सा हूँ, इसलिए इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी बेहतर देंगे। अरे आपकी जो लाजवाब बात है, एक वैश्य बनिया होने के नाते, एक बड़ा कामयाब स्पीकर होने के नाते, ज्ञान जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ सुनते हैं चर्चा कि विधानसभा ये मुख्यमंत्री जो है मंत्रिमंडल में बदलाव करेंगे, विस्तार करेंगे, आप हरियाणा भाजपा के कोषाध्यक्ष रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी इस काबिलियत को देख के अगला जो बजट है कहीं आप ही तो निवेश करने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, ना बिल्कुल नहीं है, मैं ना मेरी इच्छा है, जी ना कोई ऐसी जानकारी है, जी और ना मैं मतलब जी लेकिन एक बात जो आज तक मैंने सीखी है, 40 साल 45 साल जब से मैं संगठन में हूँ, कोई भी संगठन का आदेश हुआ है जी उसका मैंने पालन किया, जी जो क्योंकि हमेशा यही सीखा है कि जो संगठन ने कहा है बात उसकी माननी है। लेकिन मेरी इच्छा की बात जहां तक करते हैं, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड। तो ये थे ज्ञान जी, जो विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में जिसकी कार्य प्रणाली के ऊपर बहुत ही कम संदेह होता है। इस एपिसोड को हम यहीं पे विराम देते हैं और इसके साथ ही अगला एपिसोड पंचकुला, जिसको हम रैपिड फायर के रूप में लेके आएंगे। विधानसभा के अध्यक्ष होते हुए एमएलए है पंचकुला के ज्ञान जी, तो हम जानना चाहेंगे ज्ञान जी से कि पंचकुला में उनकी कार्यप्रणाली कैसे चल रही है। अगले एपिसोड में इंतजार कीजिए।